देखिए हम लोग के पास कुछ क्वेश्चंस का सेट है। इस क्वेश्चन को वन बाय वन बताते जाएंगे और हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को मालूम भी होगा। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो सबसे पहले कि सेल ने डिस्कवर्ड किसने किया, रॉबर्ट हुक, ठीक है। और ये कैसे, तो उसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था और एक कॉर्क जो हम लोग देखते हैं प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है, जो आप पहले होम्योपैथिक का कवर वगैरह लगाने के लिए यूज होता था, उस कॉर्क का एक स्लाइस काटा, ठीक है। उस स्लाइस को उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको माइक्रोस्कोप में इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर। और वाकई जब उसने इस स्ट्रक्चर को देखा तो उसको लगा कि ये छोटा छोटा कंपार्टमेंट है। और वो कंपार्टमेंट एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग कहते हैं जेल के अंदर कैदियों को रखने के लिए, प्रिजनर्स को रखने के लिए छोटा छोटा कमरा बनाया जाता था, छोटा छोटा कोठरी, जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे भी सेल कहते हैं ना जेल के लिए, तो उसी सेल, तो उसने इसका नाम क्या दे दिया, सेलुला। लेटर ऑन यही सेलुला से सेल बना। और इसने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया था उसने एक डॉक्यूमेंट में पब्लिश किया। उस डॉक्यूमेंट का नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है, ये याद रखेंगे माइक्रो। ये सबसे पहले कि हु डिस्कवर्ड, तो हमको नहीं लग रहा था कि सब कुछ बता ही दिया कि रॉबर्ट हुक। तो हाउ, व्हेन ही वाज स्टडी, कर रहा था, किस चीज़ का स्टडी कर रहा था, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क, स्लाइस का मतलब पतला, एक पीस अंडर द माइक्रोस्कोप। देन ही सॉ, तब उसने क्या दिखा, ए स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर एंड ही कॉल्ड इट सेलुला। लेटर ऑन दिस बिकम सेल, ठीक है। ये आपको केवल, और किसने ये चीज़ को याद रखेंगे कि कहाँ पे उसने बताया और क्या किया। तो ये चीज़ हो जाएगा सेल को डिस्कवर। और हम पहले ही बता दे रहे कि रॉबर्ट हुक लिविंग सेल को नहीं देखा था, इनफैक्ट वो सेल वॉल देखा था। लिविंग सेल को देखने वाला एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और उसने उसका नाम क्या दिया था, एनिमलक्यूल। फर्स्ट पर्सन जिसने कि लिविंग सेल को देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इसमें नहीं है लेकिन आप जोड़ लिख देंगे यहाँ पे। इनफैक्ट ही सॉ द डेड सेल, या जो सेल वॉल डेड हम लोग लिखे भी हैं, नॉन लिविंग। और वाकई में फैक्ट क्या था, हु सॉ द लिविंग सेल फर्स्ट, इस बात को भी जिक्र कर लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में है या नहीं है। माइक्रोग्राफिया जोड़ यहाँ पे लिख ले किस डॉक्यूमेंट में उसने पब्लिश किया था, अगर आपके मॉड्यूल में है तो ठीक ही है। अगेन सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा पहले भी दे रहे थे कि वाई द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले कि हम अपना टंग एक्सरसाइज करें, हम कुछ बोले, आई थिंक मैनी ऑफ यू कैन टेल इट, बता सकते हैं, बहुत सारे लोग आप लोग बता सकते हैं कि सेल को ही क्यों हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं। आविष्कार, इतना बोलिए, इतने से सफिशिएंट नहीं होगा, आप बोलिए। बॉडी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ आइदर वन और मोर सेल, एंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल विच इज एसेंशियल। जितने भी फंक्शन एसेंशियल है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसको कौन कर रहा है, वो सिंगल सेल। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, हिंदी में ठीक से आराम से। किसी भी सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, तो तुमको सबसे पहले बोलना है कि सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन सेल और मोर सेल, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वन सेल, जैसे कि अमीबा, one cell is capable all the function which is essential for maintaining sustain, दिक्कत हो रहा या carry out the life that is performed by one cell.
सो इट इज़ द फंक्शनल यूनिट। अकेले भी है तो उसको कोई गम नहीं है कि मेरे साथ दूसरा सेल है या नहीं है, मेरा पड़ोसी है या नहीं है। अगेन, क्या किसी को डाउट? फर्स्ट आप बोलिए, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों बोले? At the same time, structure. At the same time, body of one or more cell. ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, बैठिए। अब ये कि हम लोग कहते हैं कि वाई आर, हमारा भी ये क्वेश्चन दिया ही हुआ था, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज, क्या है? नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? क्यों? लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर में बहुत सारा वेरी पावरफुल हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है, जो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर सकता है, प्लस आपको कार्बोहाइड्रेट या जित चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों को वो डाइजेस्ट कर सकता है। फर्स्ट कि लाइसोसोम्स कंटेन वेरी पावरफुल एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स इनसाइड द सेल। मतलब हम क्या करें कि लाइसोसोम एक सेल के, देखो सेल के अंदर में लाइसोसोम है, ठीक है, सेल के अंदर में लाइसोसोम मान ली कि यहाँ पे है, और ये लाइसोसोम के चारों ओर एक वॉल है, एक मेम्ब्रेन है, जो इसके अंदर जो भी जहर, टॉक्सिक सब्सटेंस, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो भी है इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। तो ये अंदर प्रेजेंट है तो इसको बाहर वाले को कोई दिक्कत है? नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंटल ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये पूरी तरीके से क्या होगा? डिफ्यूज कर जाएगा पूरे सेल के अंदर में, और चूंकि इसका नेचर क्या है? किसी को भी डिस्ट्रॉय कर देना, डाइजेस्ट कर देना, तो ये सभी को डाइजेस्ट कर देगा। तो सेल के लिए ये सुसाइडल बैग है, आस्तीन का सांप की तरह है, यही है ना। तो वाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? बिकॉज इट कंटेन्स वेरी, ठीक है, इफ एक्सीडेंटली wall of lysosome broken down, then it can spread throughout the cell and destroy almost all the organelles। ठीक है, तो जब पूरा ऑर्गेनेल ही हो गया तो सेल ही खत्म है। ठीक है, क्या समझ में आया दिव्यांग? ठीक है, आप पीछे तुमको, ठीक है, आशुतोष, बड़ा नाम हो गया तुम्हारा ना, ठीक है, हाँ यही बात है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ये भी दिया है, तो आप देखिए क्या है। सबसे पहले कि न्यूक्लियड, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल रहता है। और हम लोग कहते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस तभी होगा जब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल जो है। अब एक कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या क्या कर रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन, अब ये क्या करेगा? ये अगर चारों तरफ से एक कवरिंग है तो ये कवरिंग अंदर के चीज़ों को क्या बाहर निकलने देगा? मतलब ये एक तरीके से डिमार्केशन कर दिया, सेपरेट कर देता है। इट क्या करता है? सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब ये एक तरीके का है ना, एक दीवार है ना, दोनों के बीच में है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन है तो पोर के द्वारा, न्यूक्लियर पोर होता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तो होगा ना। तो सबसे पहले कि इट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन, इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर में जो पार्ट है, जो सेमी फ्लूइड है, उसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में टाइनी स्ट्रक्चर्स, उस टाइनी स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनेल्स। इसमें अगर नहीं क्वेश्चन होगा तो एक 51 अपने से भी लिख देना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेन एंड ऑर्गेनेल्स। अपने से एक क्वेश्चन कर लो, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेन एंड ऑर्गेनेल्स बताए हुए हैं। ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं, ऑर्गेन किसको कहते हैं? ठीक है,
51 में अपने से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे एक टॉपिक जो छूटा हुआ उसको करते ही चले जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें का मैक्सिमम आपका बना हुआ है। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या क्या है, इट सेपरेट्स किसको किसको, न्यूक्लियोप्लाज्म को किससे, दूसरा ये क्या करता है, न्यूक्लियर पोर, दूसरा लिख सकते हैं न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन NM, ठीक है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में जो एक्सचेंज होगा उस चीज़ को, क्योंकि DNA अंदर है, DNA के अंदर RNA बनेगा, RNA को बाहर निकलना है, राइबोसोम से जुड़ेगा, तब प्रोटीन बनेगा, बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन पूछ रहा था, न्यूक्लियस का नहीं। ठीक है, तो हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे, नेक्स्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, मेम्ब्रेन है तो वॉल है, ठीक है, सेलेक्टिवली मतलब कुछ पर्टिकुलर थिंग को, जैसे कि ये क्लासरूम अगर मेरा एक सेल है और इस वॉल को हम लोग मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब उस वहाँ पे जो एक दरवाज़ा लगा हुआ है, डोर है, वहाँ से तुमको लगता है कि जो भी आएगा इस कोचिंग में इंक्वायरी के लिए वो धड़ाक से इन कर जाएगा, कि ये 9th के स्टूडेंट इन कर सकते हैं, इवन डायरेक्टर हैं या टीचर्स हैं, कोई स्पेसिफिक आदमी ही को ही अलाउ कर रहा है ना, सभी को तो नहीं। अगर कोई दूसरा अनवांटेड पर्सन होता जो क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है, वो बाहर घूम के देख लेता, लेकिन अंदर आता नहीं, क्योंकि वो अंदर आने के लिए कोशिश करता है तो बोलता है कि भैया आपका अलाउ नहीं मिलेगा, है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टेन थिंग्स टू मूव अक्रॉस इट। ये तो सिंपल सा था, ये भी क्वेश्चन हम दिए थे कभी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड selectively because it allows only certain things to move across it। ठीक है, अब यहीं पे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस जो होता है ना, उस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे इस टॉपिक को ध्यान देना, चूंकि ये पढ़ाए भी नहीं थे, हम बोले भी थे कि इसको हम पढ़ाएंगे, चूंकि तुम लोगों को क्वेश्चन आया था मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें 3 तरह का मूवमेंट है, 3 तरह का मूवमेंट है। एक को हम लोग कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट, और बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको बताते हैं, तीनों को बताते हैं। ये संभवतः आप लोग नहीं पढ़े थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या पहचान है? सपोज दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज़ क्रॉस कर रहा है, मतलब या तो इधर से इधर आ रहा है या इधर से इधर जा रहा है, ये मतलब आउटसाइड, और ये इनसाइड, सेल के अंदर जा रहा है या सेल से बाहर जा रहा है। लेकिन इस आने जाने के लिए उसको क्या खर्च करना पड़ रहा है? एनर्जी, एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय यूजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, refers to the movement of
substances across membrane by एनर्जी, एटीपी मतलब तब उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अब एक्टिव अब क्वेश्चन एक्सपेंडिचर, हाँ बिल्कुल। अरे एनर्जी के जब पे कोई बच्चा एटीपी लिख देगा तो नंबर थोड़ी कटेगा, नहीं कटेगा। एटीपी एनर्जी करेंसी है ना। हाँ फिर से बोल रहे हैं, अगर देखो ध्यान दो, अगर कोई चीज़ मेम्ब्रेन से होके सेल के अंदर जा रहा है या सेल के अंदर से बाहर निकल रहा है, लेकिन इसके लिए क्या उसको अपना एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, तो वैसे ट्रांसपोर्ट को, वैसे मूवमेंट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस across the plasma membrane by using energy या ATP इज कॉल्ड। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ध्यान दीजिएगा, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा तुम लोग जानते थे, यहाँ पे अगर 10 मोल मॉलिक्यूल वाटर है, कितना है, वाटर का 10 है, और यहाँ पे 6 H2O है, तो जनरली वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, अगर ये ए साइड लिखे, ये बी साइड, हायर से लोअर होता है, यहाँ से यहाँ पे होगा। ये प्रोसेस डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होगा जब वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगा। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है, लेकिन जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो लोअर से हायर की ओर होगा, लोअर से हायर की ओर होगा। तुम लोग में बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट हो, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई यूपीएससी में बनना चाहेगा, तो इसी के साथ साथ चपरासी बनने का भी दरवाज़ा खुला हुआ है। अब बताओ चपरासी बनना आसान है या नहीं है, और यूपीएससी या आईआईटी या नीट जो मेडिकल की बात करें, ये सब डिफ़िकल्ट है। अब तुम क्या कोशिश करोगे, पहले ही बार में चपरासी वाला तो ईजी मिल जाएगा, क्या उसमें जाओगे, उसमें भीड़ रहता है कभी, ज़्यादा भीड़ किस में है, तो जहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी को यूज करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा लोग उसी रास्ते में चल रहे हैं। समझे क्या हम बोल रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ, हम कंप्लीट नहीं करेंगे, मूवमेंट ऑफ across the membrane, ठीक है। इट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम लोअर, इतना तो लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें देखो सोडियम पोटासियम पंप होता है, वो सब चीज़ के थ्रू होता है, तो उसको अभी जानने की जरूरत नहीं है। एक्टिव, अभी की पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हम लोग कह रहे हैं, जब किसी चीज़ का मूवमेंट हो रहा है लेकिन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है, विदाउट यूजिंग छोड़ दे, विदाउट, चूँकि दिमाग में अगर एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर ही लिखोगे, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तब उसको क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक ही पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, हालांकि एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बता भी सकता है फैसिलिटेटेड, लेकिन नाम जानिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, और ऑस्मोसिस। दोनों में अंतर क्या है, क्या, जाओ, दोनों में अंतर क्या है, हाँ बोलो। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे दोनों में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, लेकिन इट कैन बी सीन इन द सॉलिड लिक्विड गैस एवरीवेयर। मतलब डिफ्यूजन जो होगा वो सॉलिड के लिए भी होगा, लिक्विड के लिए भी होगा, और गैसियस के लिए भी होगा।
लेकिन ऑस्मोसिस है वाटर के लिए, लिक्विड के लिए आया। प्लस इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन इट ऑलवेज रिक्वायर और इन्वॉल्व प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले तो डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ ए पैसिव ट्रांसपोर्ट इन विच आयंस और समथिंग मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब है कि डिफ्यूजन कोई ज़रूरत नहीं है, इट नीड नॉट रिक्वायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात, इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन जब ऑस्मोसिस में होगा तो क्या ऐसे दोनों में अंतर हम लोग को समझ में आ गया। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है ओनली फॉर वाटर, लिक्विड के केस में। अब तुम देखो डिफ्यूजन में हम लोग देखते हैं कैसे, घर में कभी कभी सुनते हो कि घर में किसी के यहाँ जाते हो तो भाई इनके पानी में के बड़ा आयरन है, ऐसा सुनते हो। कभी कभी बर्तन एकदम पीला पीला हो जाता है। अब ये आयरन आता कहाँ से होगा? तो इसका मतलब है कि जहाँ पे वाटर का सोर्स है वहाँ पे आयरन का ओर वगैरह होगा, उससे वो डिजॉल्व करके आयरन निकल के वाटर में जा रहा है ना। तो चूँकि ये आयरन का ओर है तो निश्चित ही कंसंट्रेशन ऑफ आयरन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से ज़्यादा गया तो सॉलिड में हुआ ही। अगरबत्ती को देखते हैं गैसियस फॉर्म में, और डिफ्यूजन जो गैसेस में भी होगा, सॉलिड लिक्विड कोई चीज़ में होगा। तो सबसे पहले कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में भी डिफरेंस लिखेंगे, जितना क्वेश्चन उतने ही से नहीं, आगे भी कर लेंगे। बोथ आर पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब दोनों में एनर्जी नहीं होगा, दोनों में मूवमेंट हायर से। तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, इसमें एक में कोई भी मैटर हो डिफ्यूज करेगा, लेकिन ठीक है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या ना हो, लेकिन इसके लिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब तीसरा बल्क ट्रांसपोर्ट। चूँकि बल्क ट्रांसपोर्ट आप लोग के लिए नया है, ठीक है, चूँकि बल्क ट्रांसपोर्ट जानेंगे तो अमीबा कैसे फूड ऑब्टेन करता है उससे भी। अभी तो हम लोग देखें कि मेम्ब्रेन के होकर किसी चीज़ों का मूवमेंट हो रहा, ठीक है, और वो एक्टिवली पैसिवली देखें। लेकिन अगर सेल के अंदर या सेल के बाहर कोई चीज़ आ जा रहा है, लेकिन इस आने जाने के दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होता है, ठीक है, ज्वाइनिंग होता है, ब्रेकडाउन होता है। मतलब जो आपका जो हम लोग देखते हैं फोल्डिंग है, ब्रेकिंग है, ज्वाइनिंग है, तब कोई चीज़ इन कर रहा है, मतलब कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय फोल्डिंग, ब्रेकिंग एंड rejoining of plasma membrane, then it will be called bulk transport। अब देखो बल्क ट्रांसपोर्ट कैसे हम लोग समझें। बल्क ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले तो एकदम डिफाइन तो कर ही लेंगे हम लोग कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस बाय फोल्डिंग, ब्रेकिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ इट, ठीक है, कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट में दो तरीके का होगा, हम अभी फिगर से भी बताएंगे। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अगर बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर कोई जाएगा तो ये कहलाएगा, अच्छा ये कहलाएगा सेल के अंदर अगर कोई चीज़ जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट इंडोसाइटोसिस, और सेल से बाहर निकलेगा तो मतलब कि बोथ आर द पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, इज इट। अब इंडोसाइटोसिस में तुम्हारा दो पार्ट यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, ध्यान देंगे। फैगोसाइटोसिस और
पिनोसाइटोसिस। हिंदी में पीना, पीना वर्ड हम लोग कहते हैं हम चावल पीते हैं, वो बंगाली लोग बोलते हैं कि जल खाबो, लेकिन हम लोग बंगाली तो है नहीं, अगर कोई होंगे तो जानते होंगे कि जल खाबो बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाटर है, वाटर के साथ पीने वाली बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इंडोसाइटोसिस के अंदर में के कारण से वाटर का मूवमेंट अंदर होगा तब उसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। When water is moved inside the cell by the process of bulk transport, then it is called, मतलब पानी और पीना सिमिलर वर्ड हो गया। तो पिनोसाइटोसिस में किसके लिए है? वाटर के लिए। लेकिन अगर कोई सॉलिड थिंग है, लिखना चाहोगे तो बोलोगे, हम बताएंगे। हाँ, पिनोसाइटोसिस के मतलब पिनोसाइटोसिस is a type of endocytosis in which water moves inside the cell by the methods of, ठीक है। कुछ लोग तो झूठ बोलने के लायक हो गए हैं, आधा अधूरा भी। हाँ, तुम ही सबसे पहले। The method in which the water can travel inside the cell called endocytosis। तो ठीक है, उतना आधा अधूरा बोले तो हम तो बोले ही थे कि हाँ चलो, और भी कुछ, अब इसको और भी थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए, और भी बैठो, ठीक है, हम गलत नहीं बता रहे हैं तुमको। और भी कोई, फिर से, ठीक है। मतलब बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय फोल्डिंग, ब्रेकिंग और ज्वाइनिंग ऑफ इट। इफ समथिंग इज मूव इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, देन इट विल बी कॉल्ड। इफ समथिंग इज मूव आउटसाइड द सेल under exocytosis, there are two types of, if solid material moves inside the cell then it is called phagocytosis। हम लोग के WBC में इस तरह का होता है, ठीक है, वो फैगोसाइटिक नेचर का होता है, इवन न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है। और पिनोसाइटोसिस में किस चीज़ को बोले? लिक्विड के लिए, वाटर के लिए। अब बहुत आराम से तुमको पीनो से याद रखना है, पीनो से पानी, इसका मतलब वाटर। अब उसके बाद दूसरा सॉलिड है कि क्या है तो अपने समझ में आ जाएगा, इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस। नहीं, छूट गया, कौन छूट गया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नहीं, CO2 और वाटर। तो इसका बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑलरेडी हम डिस्कस किए, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। तो डिफ्यूजन किसको कहते हैं हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? हाँ, गोल्जी एपरेटस। सबसे पहले कि तुम लोग को बताए थे कि गोल्जी एपरेटस को कौन सा घर कहते हैं सेल का? एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल बोले थे ना, एकदम याद रख लेना। गोल्जी बॉडी यहाँ पे लिखे हो ना, तो एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल लिख ही लो। क्वेश्चन तो तुम्हारा है, गंदा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है। गोल्जी एपरेटस को अंडरलाइन करके ऑब्लिक करके लिख लोगे ना, एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल। अब कोई भी चीज़ों को, एक्सपोर्ट का मतलब जानते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अगर कोई चीज़ तुम्हारे देश के अंदर आ रहा है तो इंपोर्ट, और बाहर जा रहा है तो। अब सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ बन रहा है। इनफैक्ट जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं वो प्रोटीन सेल के अंदर नहीं जाता है, सेल के अंदर तो वो जाता है अमीनो एसिड, उसको तो हम लोग डाइजेस्ट कर देते हैं, अमीनो एसिड बन जाता है, वो सेल के अंदर अमीनो एसिड जाएगा। फिर हमारे सेल के अंदर में जो जीन्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। मतलब प्रोटीन
केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड से ही बनेगा, उसमें आगे प्रोटीन सिंथेसिस में भी है। तो ये हम लोग देखते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद आएगा, ये एक कोड के अनुसार होता है। तो उस मैसेज के अनुसार जो आपको मैसेंजर आरएनए पे रहता है उसके अनुसार होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोग कह रहे हैं कि गोल्जी बॉडी अगर नहीं होता तो क्या होता, कोई भी चीज़ एंजाइम कहाँ बन रहा है, सेल के अंदर में। एक्चुअली जो प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन फैक्ट्री तो हम लोग को मालूम ही है, ललित चौक पे है, अच्छा राइबोसोम पे है, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब यही देखो जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन बना तो ये प्रोटीन अलग अलग रूप में आएगा, इसका मॉडिफिकेशन होगा, चेंजेज होगा। यही प्रोटीन कभी एंजाइम्स का रूप ले लेगा, कभी हार्मोन्स का रूप लेगा, तो कभी हो सकता है कि प्रोटोप्लाज्म में इन्वॉल्वमेंट होगा बनने में। एंजाइम्स भी बोले और हार्मोन्स भी बोले, दोनों का नेचर क्या है, प्रोटीन का ही नेचर है। और बन कहाँ पे रहा है प्रोटीन, राइबोसोम के अंदर। इसका मॉडिफिकेशन हुआ, हम लोग खाना खाएं, खाना खाएंगे तो क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन किसके थ्रू होगा, एंजाइम चाहिए ना, बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम वाकई में बना कहाँ पे होगा, पहले तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन, फिर उसका मॉडिफिकेशन हुआ और वो एंजाइम्स अब किसके ऊपर आ रहा है, फूड मटेरियल के ऊपर। लेकिन फूड मटेरियल के ऊपर बाहर लाने का काम कौन कर रहा है, गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस का मेन काम क्या है, मेन काम जो सेक्रेशन, प्रिंसिपल फंक्शन, प्रिंसिपल प्रमुख काम क्या है, सेक्रेशन। जो कुछ भी सेल के अंदर बन रहा है उन चीज़ों को सेल के बाहर अगर भेजना है तो वो ये नहीं कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम कि हम बनाएं हम ही भेजेंगे, नहीं, उसको अल्टीमेटली किसके पास ले जाना है, गोल्जी एपरेटस का। गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग कर लेगा, सब कुछ करेगा, तब जाके बोले कि जाओ आपको यहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज सेक्रेशन, इफ देयर इज नो गोल्जी बॉडी inside the cell, then which function will be stopped, secretory function will be stopped. So in the absence of, what will happen, nothing will be secreted from the cell, क्योंकि ये ड्यूटी किसका है, what is the principal function of Golgi apparatus, secretion, ठीक है। और जब वो है ही नहीं तो फिर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर भी दिया है, स्ट्रक्चर में गोल्जी बॉडी, देखो हम लोग जब पढ़ते हैं तो वाकई में एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है सेल के अंदर में। सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो एक दूसरे से कैसे बने हुए हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के फंक्शन को जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, मतलब एक का काम दूसरे के तीसरे के थ्रू होगा। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कोई जानते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही तुमको गोल्जी बॉडी बनता है। क्या बनेगा, गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम बनेगा। तो इसका मतलब है कि इस दोनों का स्ट्रक्चर अल्टीमेटली इससे, तो और फंक्शन में भी तीनों का फंक्शन भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये आप जान गए कि गोल्जी बॉडी बना किस चीज़ से है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखेंगे सिस्टर्नी वर्ड एक आएगा, सिस्टर्नी, जो आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ वेसाइकिल और ट्यूबल्स भी है। सिस्टर्नी का आपको एक सिंपल सा हिंट्स बता देते हैं, कभी कोई पूछेगा 11th का भी बच्चा तो आप समझ जाएंगे कि सिस्टर्नी का 2 फेस होता है, याद रखिएगा, 2 फेसेस ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है। इसको एकदम यहाँ पे रफ में या
क्वेश्चन पे ही लिख लोगे, ठीक है। इसको मिटा दी, इसमें तो अब इसका काम नहीं है। बल्क ट्रांसपोर्ट में दिक्कत क्या लिख रहे थे, 2 फेसेज ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है। एक फेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिस, और दूसरे को ट्रांस। किताब में दिएगा, तुम्हारे मैम, तुम्हारे टीचर्स जो भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, निश्चित है कि बताया जाएगा सिस और ट्रांस। इसी में कुछ ये भी बताया जाएगा कि एक को कॉनकेव साइड होता है, एक को कॉनकेव फेस और दूसरे को कॉन्वेक्स कहते हैं। एक को फॉर्मिंग फेस कहते हैं, एक को मैचरिंग। मतलब एक ही आदमी का 2 नाम हो गया, 3, एक आदमी का 3 नाम हो सकता है ना। अमर, अकबर, एंथोनी हम खुद ही अपना रख ले चाहे तो मेरा 3 नाम हुआ ना। कोई हमको अमर कह रहा है, कोई अकबर कह रहा है, कोई एंथोनी कर रहा है, ठीक है। एनीवे, नाउ सिस्टर्नी कितने फेसेस बताएं, 2 फेसेस। एक को कह रहे हैं सिस और दूसरे को ट्रांस, और इसी में से एक भाई का नाम कॉनकेव है, एक का कॉन्वेक्स है। उसी में कोई बता दे रहे हैं, एकदम आसान हो जाएगा, कभी भी तुम भूलोगी ही नहीं, ठीक है, कभी तुम लोग नहीं भूलोगे। और एक का नाम फॉर्मिंग और एक का मैचरिंग। अब देखो सिस में कितना लेटर है, 5 या 6? अच्छा 3 ही लेटर है। ट्रांस में 5। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे कर ले, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इसमें कितना है, 6। ज़्यादा किस में है, कॉनकेव, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉनकेव वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉनकेव हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, मतलब कम लेटर वाला कम के साथ गया, ज़्यादा लेटर वाला ज़्यादा। याद करने की जरूरत पड़ी अभी, सिंपल सा फंडा। फिर फॉर्मिंग और मैच्योरिंग। फॉर्मिंग में कितना, 7। तो कौन किसके साथ ले जाए, फॉर्मिंग किसके साथ ले जाए, सिस के साथ, और इसके साथ मैच्योरिंग। याद रहेगा, ये सबसे आसान हो गया। मतलब कि सिस्टर्नी के 2 फेस और एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज रहता है, सैक, ठीक है। और इसके फेस कितने हैं, सिस और ट्रांस। सिस को ही क्या बोलते हैं, और सिस को, कॉन्वेक्स को हम लोग फॉर्मिंग भी बोल सकते हैं, और उसको कॉनकेव और मैचरिंग। तो केवल आप ऑब्लिक दे के भी लिख लेंगे, उसके बाद तो आपके दिमाग में तो सेट हो गया ना ये बात, कि अब सेट कराना पड़ेगा, नहीं ना। हाँ, एक बार आशुतोष अपना बाल जैसे सेट करवाया, फिर इसी तरह सेट करवा लो, ठीक है। चलो अब ये तो हम लोग को समझ। तो गोल्जी बॉडी के विषय में लेवल डायग्राम है एनिमल सेल का, बना लेंगे, वो तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। अब देखो फैगोसाइटोसिस हम लोग पढ़े हैं, फैगोसाइटोसिस में क्या बोले थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होगा, जुड़ेगा भी और टूटेगा भी। अब देखो इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सपोज दैट, सबसे पहले कि जो फैगोसाइटोसिस, जैसे तुम्हारे एक क्वेश्चन में भी था कि इंडोसाइटोसिस करके था ना, तो इंडोसाइटोसिस का ही पार्ट क्या आ गया, फैगोसाइटोसिस है। हम उसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दिए कि आपको कभी उससे भी ज़्यादा आगे आ गए। अमीबा कोई भी शेप का होगा, कोई बात नहीं है। अमीबा को भूख लग गया है और यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल्स है। अब इसको फूड चाहिए तो क्या करेगा, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका फोल्डिंग होगा। अब इसके राउंड में इधर से बनाया एक फॉल्स फुट जो सूडोपोडिया, इधर से भी, अभी भी दोनों ये तो बाहर ही है, तो कहे कि चलो भैया थोड़ा सा और आगे ले चलो गाड़ी को। फिर गाड़ी को क्या हुआ, आगे ले आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ से आया तो कहा कि अरे यहाँ तो हम लोग तो मिल गए। अब मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो फोल्डिंग हुआ, ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद अभी भी अब क्या होगा,
ये दोनों के बीच का जो कॉमन वॉल है, ठीक है, ये अब क्या हुआ, एक अंदर ये चला गया, ये पूरा एक वेसाइकिल वैक्यूल के रूप में बन गया, और इसी को क्या बोले, फूड वैक्यूल। तो आप अब थोड़ा सा इनलार्ज करके, जब बताया गया कि इंडोसाइटोसिस तो उसमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, तो आप वहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन जो मतलब हम लोग क्या करें कि अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय द मेथड ऑफ फैगोसाइटोसिस विच इज ए टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस। इसमें क्या हो रहा है, अराउंड द फूड पार्टिकल सूडोपोडिया फॉर्म्ड, when both pseudopodia meet together then common wall dissolve and it move inside। अब इनसाइड हो गया तो अब क्या हो गया, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहेगा, ये पूरा चेंज होता है, वैक्यूल जो फिर चेंज होगा, इसमें डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन होने के बाद डाइजेस्टेड मटेरियल चारों तरफ फैल जाएगा। तो अब आप कितना शॉर्ट लिखते हैं, कितना ज़्यादा, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सूडोपोडिया के थ्रू वहाँ पे भी क्वेश्चन था, तो आधा अधूरा हमको लग रहा है, मतलब आपको जब समझना है तो पूरा समझे। मतलब अमीबा जो फूड को इनगल्फ करता है उस प्रोसेस को सिंपली इंडोसाइटोसिस, और इंडोसाइटोसिस में भी कौन सा भी, फैगोसाइटोसिस। और ये वाकई में क्या होगा, बल्क ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हुआ है, मुड़ा है ना, जुड़ा है ना, फिर डिजॉल्व किया ना, तो इसलिए अब हो जाएगा। अब इसमें भी फिगर चाहिए तो फिगर ऐसे बना लेंगे, तो 10th में आपको काम देगा, 10th में एक क्वेश्चन ही है, ठीक है, 10th में क्वेश्चन ही है, ठीक है। नाउ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सबसे पहले कि अगेन आई विल आस्क, सॉल्यूशन अगर बोलेंगे तो कौन कौन सा चीज को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। कोई भी चीज अगर मान लेते हम केवल एक इसको पढ़ाते रहते, क्या नाम है, आयुष, आनंद, ठीक है, आनंद को पढ़ाते रहते, अब अकेले ये आनंद अगर पढ़ते रहता तो आनंद बहुत खुश होता, हम भी बहुत खुश होते कि आनंद ही सबसे तेज है, आनंद ही सबसे बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ भी कह देते तब पर भी, तेज भी कह देते। लेकिन तेज और कम तेज या एवरेज कब पता चलता है, जब कंपटीशन होगा, कंपैरिजन होगा ना। तो कोई भी सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंपैरिजन में करेंगे। कंपैरिजन के लिए अक्सर हम लोग सेल को यूज करते हैं और आरबीसी को भी यूज कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग देखें कि आइसोटोनिक, आइसो का मतलब सेम, अगर किसी सॉल्यूशन में सेम कंसंट्रेशन, उतना ही कंसंट्रेशन सॉल्यूट का है जितना सेल के अंदर है, तो वैसी स्थिति में सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स सेम अमाउंट, सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन कंपैरिजन टू द सेल, ठीक है। अगर सेल के तुलना में बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा लेकिन नो नेट गेन, मतलब एक अगर वाटर मॉलिक्यूल इधर आया तो एक इधर चला गया, बात बराबर ही रहेगा। लेकिन ये नहीं कहना कि मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा बट देयर इज ए नो नेट गेन, ठीक है, नेट गेन नहीं होगा, ठीक है। आइसोटोनिक, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइसोटोनिक इफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेल। सेल सॉल्यूशन, सेल के अंदर भी सॉल्यूशन है, तो हम लोग को स्टार्ट, एक को स्टार्ट कर लोगे तो लिखना आ जाएगा, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी isotonic if it has same concentration of
solute to that of cellular solution, सेल का जो सॉल्यूशन है उसके तुलना में एक बराबर है, तो ठीक है। आराम से इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मूवमेंट वाटर का हो रहा है लेकिन नेट गेन नहीं होगा, ठीक है। तुम किसी को 5 रुपया दिए और 5 रुपया तुमको मिल गया। घर में क्या होता है, घर में कोई तुम्हारे मामा आए तो तुमको 100 रुपया दे दिए, तुम्हारी मम्मी भी तो फिर तुम्ही से लेके उनके बच्चों को दे दी, तो तुम्हारा तो बात बराबर हो गया ना, इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। एनीवे, तो ये अगर इस तरीके से लिख लिए तो हम लोग को याद रहेगा। अब हाइपोटोनिक अगर सॉल्यूशन लिखना है, हाइपो का मतलब ज़्यादा या कम, कम है, तो क्या लिखेंगे, इट हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ सेलुलर। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, इसी में आपको प्लाज्मोलिसिस या ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस या एक्सो ऑस्मोसिस होता है। सेल के अंदर कुछ जा रहा है तो इंडो ऑस्मोसिस, सेल के बाहर आ रहा है तो एक्सो ऑस्मोसिस। अब देखो यहाँ पे एक सेल, दो सेल की ही बात करें, ये सेल ए है, ये सेल बी है, दोनों में सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे इस सेल में 30% सॉल्यूट है, इसका मतलब 70% वाटर या सॉल्वेंट। अगर इसमें लिख दें कि 40% सॉल्यूट है और तो 60% सॉल्वेंट या वाटर है। वाटर किस में ज़्यादा है, ए में। तो अगर यहाँ में ए से बी की तरफ वाटर जाएगा या बी से ए की तरफ, बताइए वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, ए से बी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, वाटर का मूवमेंट हायर टू लोअर हो रहा है, ठीक है। छोड़ दें, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ 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 ठीक है। हाँ, यही जो वर्ड बताए हैं वो, और ट्रांसपोर्ट वाला तो एकदम जितना पूरा बताया 100% वो लिखना है, एकदम नहीं बस। तो हाइपरटोनिक भी समझ में आ जाएगा। अब यही हाइपरटोनिक हो जाता तो फिर किधर से किधर मूवमेंट होता, यहीं पे एक प्लाज्मोलिसिस होता है ना, प्लाज्मोलाइसिस, जो प्लांट सेल में श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू क्या बताए हुए हैं, प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू, प्रोटोप्लाज्म अलग है, प्रोटोप्लास्ट अलग है। हाँ बोलिए, प्लांट सेल में कब किस चीज़ को कहेंगे प्रोटोप्लास्ट? हाँ, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, तब उसको प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लाज्म अलग चीज़ है, ठीक है ये चीज़। तो वहाँ पे हम लोग प्लाज्मोलिसिस में भी, तो प्लाज्मोलिसिस कब होगा समझ जाओ ना, कि श्रिंकेज, सिंपल सा, तुम लोग जब किसी चीज़ में से वाटर निकलेगा तो कैसा होगा। सबके घर में हम लोग एक नींबू का अचार, निमकी बनता है, कितने लोग नहीं जानते, हाथ उठा दे, नहीं जानते हो नींबू का निमकी? अच्छा पूछना अगल बगल में जानते होंगे। हाँ हम तुरंत बोल देते, अच्छा तब बोल देना, ठीक है, तुरंत इसी से है। अब नींबू के अंदर पानी रहता है, एक मिनट अब मेरी बात को कंप्लीट करने दो। और जब उसको बाहर, जब उसको एक जार में हम लोग नमक वमक डाल देते हैं, हल्का सा पानी छिड़क देते हैं, तो नमक बहुत ज़्यादा डाले, पानी थोड़ा सा छिड़के, तो इसका मतलब जार के अंदर जो सॉल्यूशन हुआ उसमें सॉल्यूट ज़्यादा, वाटर कम। नींबू के अंदर पानी ज़्यादा और सॉल्यूट कम है, तो नींबू के अंदर से पानी निकलने लगेगा ना, तो वो क्या होगा, वो श्रिंक कर गया। उसी तरह उसका शेप देखते हो, जैसे जैसे होता है चेंज हो जाता है। और वही चीज़ किशमिश को जब खीर में डालते तो क्या होता है, पहले तो बहुत गुस्साया रहता है, लेकिन खीर में जाने के बाद कहता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, पूरा फूल के कुप्पा हो जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि जब वाटर, मिल्क में जो वाटर था वहाँ, और इसके अंदर काफ़ी सॉलिड तुमको दिखाई देता है, सॉलिड काफ़ी, तो उसमें इन किया, तो इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे फिर कल आगे भी ध्यान रखोगे, और जो बताए हैं एक दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा भी होगा उसको भी हम लोग करेंगे। हाँ हाँ पूछो, अब पूछो।
हम लोग नहीं, वो एक्चुअली डॉक्टर जो उसमें कुछ डाला भी रहता है और प्योर जो हम लोग डालते हैं इस तरीके से उसमें सोडियम वगैरह ग्लूकोज वगैरह डाल के करता है। और एक एक्चुअली हम लोग जब अंदर हम लोग के बॉडी में ऊपर से कोई पानी है तो कोई ये बात नहीं है, लेकिन जब वो जा रहा है आपको किसके अंदर, प्लाज्मा ब्लड के अंदर जाएगा तो फिर मिक्स करेगा तो क्या रिएक्शन होगा, इसलिए एक पूरी तरीके से प्योरिटी। और वैसे भी बहुत डॉक्टर की भाषा को हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। इसको रखे रहते हैं हमको, लेकिन एक आदमी कोई भी इसको बंद कर दो, हमको एक